Hello, my dear students. We will discuss in physics today electric current, electricity, and we will discuss today cell, electromotive force of cell, internal resistance of cell, and expression for the internal resistance of the cell, and combination of cells. Two types of combination of cells: सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 में धारा विद्युत के अंतर्गत मुख्य बिंदु सेल, विद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक और सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और पार्श्व क्रम में संयोजन। तो इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले आती है बात सेल की। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर विद्युत अपघटनी विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं और विद्युत अपघटनी विलयन और इलेक्ट्रोडों के बीच में रासायनिक क्रिया होती है और इस रासायनिक क्रिया की वजह से इलेक्ट्रोडों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब उन इलेक्ट्रोडों को हम किसी बाह्य सर्किट से जोड़ते हैं तो हमें करंट प्राप्त होता है। तो हम सीधी बात कर दें, विद्युत रासायनिक सेल या सेल एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस है जो कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। बता ही दिया, सेल में इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप P से दर्शा सकते हो, निगेटिव इलेक्ट्रोड को आप N से दर्शा सकते हो। इस प्रकार से हम सेल की चर्चा कर चुके हैं। एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। दूसरी बात आती है सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर अपन एक डायग्राम यदि बनाएं, ये सेल का ये कोई, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, ये प्लस इलेक्ट्रोड है और ये माइनस इलेक्ट्रोड है। प्लस को आप P से दर्शा दें, माइनस को आप N से दर्शा दें और ये विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन है, विलयन है। अब यदि यहाँ पर सेल के सिरों पर V प्लस इस बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पर एक बिंदु ए ले लो, यहाँ पर एक बिंदु बी ले लो, सेल के अंदर ही हमने ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया, तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? आपको पता है ये सेल पर प्लस चार्ज स्टोर्ड है, सेल पर माइनस चार्ज स्टोर्ड है। तो कुल सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा? टोटल ये प्लस सिरे और माइनस सिरे के बीच का विभवांतर, और वो कितना होगा? हम कह सकते हैं ए और बी के बीच का विभवांतर, या सीधा कह दो V प्लस, है ना। और ये क्या है? निगेटिव वोल्टेज है। तो आपको पता है दो इलेक्ट्रोडों के बीच टोटल विभवांतर कितना होगा? यदि ये +10 है और ये -10 है तो -10 और +10 के बीच की गैप कितनी होगी? 10 माइनस -10 मीन्स +20। तो इसी प्रकार से V प्लस माइनस माइनस V माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? V प्लस प्लस V माइनस। ये सेल खुले परिपथ में, तो इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसके इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव में अंतर। अभी हमने सेल को किसी सर्किट से नहीं जोड़ा है, उस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हो कि सेल जब खुले परिपथ में, खुला परिपथ का तात्पर्य सेल से हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, ये ओपन है, तो उस समय इसके इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोड दोनों प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ये कोई बल नाम में है विद्युत वाहक बल, पर ये किसी प्रकार का बल नहीं है, ये इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। ये ऐतिहासिक कारणों से पहले से
हमारे भौतिक शास्त्रियों ने इसको बल नाम दे दिया तो आज तक चल रहा है, बट इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस yes between electrodes of the cell when cell is in open circuit, means we are not receiving any amount of current from it. हो गया, विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी आ गई। दूसरे तरीके से हम विद्युत वाहक बल को यदि आपने इसको सेल को किसी बाह्य रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया तो करंट की दिशा इधर से इधर होगी। इस स्थिति में ये जो ई है वो ई नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अधिकतर हम देखते हैं कि सेल जब नया सेल लाते हैं तो उस पर लिखा रहता है EMF 12 वोल्ट का, पर जैसे हम उससे करंट लेते हैं तो उस समय वो 12 वोल्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा कम, हमें बाहर कम मिलता है। उसका मतलब अंदर कुछ न कुछ उसका वोल्टेज में क्या हो गया, उसके विद्युत वाहक बल में कमी आ गई है। तो जब हम सेल से करंट लेते हैं उस समय हमें पूरा EMF के बराबर बाहर R के सिरों पर विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल के बराबर R के सिरों पर हमें वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वोल्टेज ड्रॉपिंग और हो रही है। एक तो R के सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होगा, वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी V, और V बराबर कितना होगा IR, बट E इज नॉट इक्वल टू V, it is less than V, and that V is known as terminal voltage. इस V को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर का कब आया अस्तित्व टर्मिनल विभवांतर? व्हेन योर सेल इज connected to external circuit, means your electromotive force reduce in magnitude little bit and it comes in the forms of terminal voltage. तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान घट जाता है जब इससे हम करंट लेते हैं। उस समय आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और टर्मिनल वोल्टेज है, इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहेंगे, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। और ये E इज लेस देन V, V इज लेस देन। कितना कम होगा, इसके अंदर आपको पता इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब बाहर सेल के बाहर सर्किट R से करंट बहता है तो सेल के अंदर किधर से किधर, इधर P सिरे से N सिरे की ओर R पर करंट बह रहा है, R में करंट बह रहा है, तो सेल के अंदर करंट किधर से किधर बह रहा है, B से N की ओर, और B से N की ओर बहता है तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी। और वो वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी होगी, हम कह सकते हैं V के सिरों पर वोल्टेज, R के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी होगी, IR। यस, ओम के नियम से करंट और रेजिस्टेंस, एक तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई है, दूसरी कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई, सेल के अंदर, और वो सेल के अंदर कितनी हुई है, हम कह सकते हैं I स्मॉल r, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि E या V पूरा नहीं मिला, E से कम मिला। क्यों कम मिला, क्योंकि अंदर इतना कम हो गया था। देखना, E में से कुछ कम हुआ, वोल्टेज कुछ कम हुआ और फिर हमको मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। और आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, E माइनस RR टर्मिनल वोल्टेज की परिभाषा हो गई। और यदि आप E बोलना चाहो तो क्या हो जाएगा, V प्लस IR, जहां V बराबर I कैपिटल R है। क्लियर हो गया। तो यहां से हम कुछ चीजों को क्लियर कर ले। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न अधिकतम विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में, यह जब खुले परिपथ में होता है तब ही
अधिकतम विभवांतर होता है, पर जब सेल से हम करंट लेते हैं या सेल को किसी सर्किट से हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो उस समय सेल के अंदर भी धारा बहती है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि उसका विद्युत वाहक बल अस्तित्व में नहीं रहता है। उस समय उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर E के बराबर नहीं होगा, लिटिल लेस देन E, एंड इट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। अब ऐसा क्यों होता है? विद्युत वाहक बल के मान में जैसे हमने सर्किट से जोड़ा तो बाहर E के बराबर हमें वोल्टेज क्यों नहीं मिला? उसके अंदर जो विलयन है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघटनी विलयन है, उसके प्रतिरोध की वजह से करंट जब इसके अंदर से गुजरता है तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉपिंग यहाँ हो जाता है। जितना वोल्टेज ड्रॉपिंग यहाँ होता है उतने ही मान से विद्युत वाहक बल गिरकर या कम होकर टर्मिनल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक फिर नई बात आ गई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल हम समझ चुके हैं, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर जब सेल खुले परिपथ में हो, इसे ई से दर्शाते हैं। यह एक बल नहीं है, इसके सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच का मात्र अधिकतम विभवांतर है। ठीक, अब दूसरी बात आती है, क्यों ई केवल तभी तक रहता है जब सेल से करंट नहीं लेते हैं। जैसे ही सेल को किसी सर्किट से जोड़ देते हैं, ई का मान कुछ गिर जाता है, जिसे हम अब ई न कहते हुए टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और ये क्यों गिर जाता है, उसके राज की बात है कि सेल के अंदर विद्युत अपघटनी विलयन जो कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में उपस्थित है, उसके द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है, और वही रुकावट इसके वोल्टेज में क्या कर देता है? ड्रॉपिंग करवा देता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर धारा को बहाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। वही एकांक आवेश को यहाँ से माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड पर ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, उतनी क्या हो जाएगी? विभव में कमी आ जाएगी। इसलिए उतनी विभव में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर दूसरी बात आती है आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विलयन द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज opposition offered by the electrolytic solution between the electrodes of cell inside the cell. Clear? Yes. Inside the cell, the resistance offered by electrolytic solution between two electrode of cell is known as internal resistance of cell. हमने दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में डेफिनेशन देख लिए। हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आराम से परिभाषित कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, हम सेल को देख चुके हैं, विद्युत वाहक बल देख चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध देख चुके हैं। अब हमें आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालना है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि यदि पूरे परिपथ की बात करें तो ई का यदि पूरा कैलकुलेशन करना है तो अब यहां से शुरू करें और यहां पर आ जाए तो पूरा ई आ जाएगा। तो देखिए, मैं यहां से चलता हूं, यहां पर वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी है, या मैं यहां से चलूं, कहां से? यहां से भी चल सकता हूं, यहां से भी चल सकता हूं। यस, तो कुल मिला के यहां से यहां के बीच में कुल कितना होगा आपको पता होना चाहिए। V क्या है? R के सिरों पर विभवांतर, और सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम E कहेंगे। तो E बराबर कितना होगा? चलिए यहां से चले, कुल सेल ने कितनी ऊर्जा अपने इलेक्ट्रोडों के बीच में वोल्टेज, फुल वोल्टेज कब, जब हमने इससे करंट नहीं लिया था तो उस समय कितना था? ई था।
है ना। अब चूंकि जैसे हमने जोड़ा तो ये बाहर तो हमें कितना मिला, चलिए धारा इसके सिरों पर किरचॉफ के नियम से भी कह सकते हैं, इट इज ई, यहां से यहां तक, है ना। सेल के अंदर जब ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है कि घटता है, किरचॉफ के नियम से भी देख सकते हो, है ना। तो यहां पर वोल्टेज बढ़ रहा है तो ई, फिर करंट की दिशा के अनुदिश हम जा रहे हैं तो करंट अधिक विभव से कम विभव की ओर आ रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं अगले अंतिम मान विभव का कम है, प्रारंभिक ज्यादा है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉपिंग होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, आया। एक तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई मतलब यहां ज्यादा था यहां कम हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ, यहां सेल में परिवर्तन क्या हुआ, पॉजिटिव, करंट में परिवर्तन क्या हो गया, नेगेटिव। और एक आपको हो गया सर ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पूरी परिक्रमा नहीं की है। ई का मतलब पूरे परिपथ में, ई का मतलब आपको टोटल कुल चाहिए, तो कुल सर्किट में ये ई, और यहां पर ड्रॉपिंग कितनी हुई, आर के सिरों पर वी। अब और चले या आयार, V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आयार, और अंदर चले तो यहां पर करंट आय बह रहा है तो सेल के अंदर भी कितना बहेगा, आय। तो यहां पर फिर देखना करंट किधर से किधर बह रहा है, इधर, तो ये अधिक विभव पर है, ये कम विभव पर है, तभी तो करंट इधर बह रहा है। तो फिर यहां वोल्टेज में परिवर्तन कितना हुआ, अधिक है या कम है, तो अंतिम विभव कम, प्रारंभिक ज्यादा, यहां पर वोल्टेज में कमी आ रही ना, कमी को हम क्या कहेंगे, माइनस आयार बराबर 0। कुल सेल के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया गया वो दो जगह खर्च हुआ है सेल में, एक तो आर के सिरों पर विभवांतर या आईआर के रूप में, और एक सेल के अंदर आई स्मॉल आर के रूप में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ई बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, अर्थात ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर, ये विद्युत वाहक बल आ गया। अब आपको पता है V बराबर कितना है, आया, तो मुझे किसकी परिभाषा निकालनी है, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, स्मॉल आर का। तो इसको जरा मैं, ये आई आर है, ये ई है, तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं, या तो V का मान यहां कर दो, या आपको पता है ये कैपिटल ई है और ये कैपिटल V है, तो ये बड़ा मान है, स्वाभाविक है। ई का मान, ये V का मान है, V के मान में कुछ जुड़ता है तो ये आ रहा है, इसलिए E का मान बड़ा होता है किससे, V से। तो हम इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज 2, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 E बाई V, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, E बाई V इज इक्वल टू, कह दें इस आर को उधर भेज देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, तो क्या हुआ, दोनों तरीके सही है, हमने आर को उधर भेज दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, E बाई वी मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। आगे चले, यदि मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, तो आर प्लस आर बराबर E बाय वी आर, आर को हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, E बाई वी आर माइनस आर, आर को बाहर निकाल दें, E बाई वी माइनस 1, ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल के लिए व्यंजक आ चुका है। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है। आप कहोगे सर इसको और शार्ट में कर दें, आर के व्यंजक की गणना, तो सिंपल आपको चलना है कि कुल विद्युत वाहक बल सेल का कितना होगा, आपको यहाँ पर जो सेल के अंदर ऊर्जा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, उसका हिसाब यहाँ पर पूरा पूरा मिलना चाहिए। तो ये विद्युत वाहक बल बराबर कहाँ का हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कौन से केवीएल रूल से बता सकते हैं, सेल के द्वारा कुल विद्युत वाहक बल सिरों पर वोल्टेज ड्रॉपिंग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई है, एक यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग हुई है, तो V के सिरों पर विभवांतर कितना हुआ, IR, और अंदर कितना हुआ, स्मॉल IR। I को बाहर निकाल दो, R प्लस R, इक्वेशन नंबर 1। V के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉपिंग कितनी, 2, एक में 2 का हम क्या कर दें, भाग दे दें, तो R प्लस R बाय R हो जाएगा। आप और इसको थोड़ा सा यदि
यहीं पर अलग अलग भी कर सकते हो, इसको उधर भी भेज सकते हो। तो हम केवल क्या चाहते हैं, केवल आर की टर्म्स चाहते हैं, तो आर प्लस आर लिखिए और इस आर को हमने उधर भेज दिया, ई बाई वी क्रॉस आर, फिर इस आर को भी उधर पक्षांतर कर दिया, तो ये आर माइनस आर, इससे आर से आर काट मत देना। बायोलॉजी के बच्चे थोड़े से गणित में कमजोर माने जाते हैं, पर इतने कमजोर नहीं है क्योंकि यू आर इन क्लास 11, तो यस इट इज मल्टीप्लीकेशन इन आर, तो आप काट नहीं सकते। केवल आर प्लस आर माइनस आर होता तो कट जाता, यहाँ आर को आप बाहर निकालोगे, ई बाई वी माइनस 1 इट इज आर, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल, हम आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी निकाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3-4 टर्म्स आ गई है। सेल ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। विद्युत वाहक बल, जब सेल खुले परिपथ में हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में उत्पन्न अधिकतम विभवांतर। आंतरिक प्रतिरोध आर, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघटनी विलयन द्वारा जो धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं। आगे देखें, हम आर के लिए व्यंजक अभी अभी निकाला है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट ई बाई वी माइनस 1, जहां कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध का मान, ई क्या है, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, वी क्या है, आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और आई क्या है, सेल में प्रवाहित होने वाली, सेल से बाहर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब सेलों का संयोजन, सेलों को जोड़ते हैं हम जनरली। हमें क्या होता है, कभी कभार सेल हमारे पास है और हमें एक उनको जोड़ना है और जोड़कर ज्यादा करंट चाहिए। आज के परिवेश में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धारा मिले, इसलिए हम 2 तरीके से सेलों को जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल। तो यहां पर हम पहले सीरीज में सेलों को जोड़ रहे हैं। वैसे मैं यहां पर केस पहला ले रहा हूं, सेले के संयोजन में सेल एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं से मतलब सभी सेलों का विद्युत वाहक बल एक समान है। यदि इसका 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट है, अगले वाले का भी 10 वोल्ट है, अर्थात सभी सेल एक समान है। एक समान, क्लियर, एक ही प्रकार के हैं, एक समान है, मतलब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना हुआ, ई है। और सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, सेल को हम किसी भी सेल को दर्शाते तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां होता है, पर चूंकि यहां पर दर्शाए कैसे, इसलिए उसको हमें ना ऐसे बगल में इंटरनल, ये हुआ आपका सेल, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लगता है, पर उसको हम बगल में चूंकि एक ब्लॉक बना लेते हैं, ब्लॉक के अंदर सेल के 2 इलेक्ट्रोड दर्शाते हैं, तो इस आर, ये आर यहां वाला है, पर इसको हम बगल में दर्शाते हैं। हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रदर्शन कर सकते हैं कि ई सेल को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। अब यहां पर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। अब हम पहली चीज कर रहे हैं, श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में हम सेल का ये प्लस सिरा है पहले वाले सेल का, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, ये माइनस सिरा है। अब अगले सेल के, आपको पता है, अगले सेल के प्लस सिरे को हम इसके माइनस से इसके प्लस को जोड़ा, ठीक है, इस प्रकार से। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है,
इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो अभी हमने ये 3 सेल ले लिए समझाने की दृष्टि से। थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। अभी हमने यहाँ पर 3 सेलों को लिया है, पर हम n सेल ले लें तो n के लिए मैं आखिरी में ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, इट इज सेल नंबर 1, इट इज सेल नंबर 2, और अब सेल आखिरी वाला मैं लेने जा रहा हूं जो कि nवां सेल होगा। ठीक है, ये सेल है, मैंने ऐसे बता दिया। आप यदि ब्लॉक नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। क्लियर हो गया? दीज आर n सेल्स विच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इक्वल। अब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? सेलों का श्रेणी क्रम में समूहन। और श्रेणी क्रम में कुछ भी नहीं है, हम पहले सेल के ऋण को अगले वाले के धन से जोड़ देते हैं और अगले वाले के ऋण को फिर उससे आगे वाले के धन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें केवल 2 खुले सिरे मिलते हैं, फर्स्ट का पॉजिटिव और nवें सेल या लास्ट का निगेटिव। अब ये एक समूहन बन गया है। इनको अपन बाहर के परिपथ और उसका हमने रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मान लिया? R। क्लियर हो गया? n cells connected in series, internal resistance R, electromotive force of each cell is capital E, internal resistance of each cell is small r. Now current sure passes through I, external resistance में लेट I बह रहा है। अब जरा हम ध्यान दें कि ये इसका इस बिंदु से इस बिंदु तक प्रत्येक सेल में से कितने अंदर से धारा बहेगी? कितनी बहना है? आई बहना है, तो पूरे सर्किट में धारा आई बहेगी। अब दूसरी चीज है, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो ये सिरा ले लो, ये सिरा ले लो और इधर से चले। कुल विद्युत वाहक बल की बात कर रहा हूं मैं। प्रत्येक सेल के बीच में यहां पर कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? E। इधर से चल रहा हूं, E। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट, करंट नहीं ले, हम तोड़ दें इसको, ब्रेक कर दें। तो इस समय यहां से यहां पर देखना ना, लो से हाई पर जा रहा है तो वोल्टेज में पॉजिटिव, तो E। फिर अगले वाले में 1E, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E। इधर से nवा है तो इधर से पहला होगा, 1E। दूसरे सेल में गए तो फिर उससे ऊपर चले 2E, फिर और वोल्टेज में बढ़ोतरी हो रही 3E, 4E। तो ये क्या हो जाएगा? N। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? हो गया। करंट कुल कितना है? सब पूरा सर्किट में धारा ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये विद्युत वाहक बल कहां कहां खर्च होता है, या हम कह सकते हैं चूंकि हम देख चुके कुल विद्युत वाहक बल बराबर करंट गुणित कुल प्रतिरोध, या यहां पर कह दूं कुल विद्युत वाहक बल NE बराबर ये विद्युत वाहक बल कहां कहां ड्रॉपिंग होता है? एक तो यहां पर IR के रूप में, और अंदर किसके रूप में? करंट। क्लियर हो गया ना? कितना? स्मॉल IR, स्मॉल IR, स्मॉल IR, स्मॉल IR कितनी बार होगा? N बार होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो NE बराबर कुल विद्युत वाहक बल इतना, कुल धारा I। अब कुल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? कुल रेजिस्टेंस, कुल परिपथ, कुल प्रतिरोध। तो बाहर तो कितना हुआ? R। देखना, आप जब विद्युत वाहक बल की बात करोगे ना तो अंदर का भी ड्रॉपिंग जोड़ना पड़ेगा तो विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। यहां पर V मिलेगा। ये चलिए, तो R बाहर का प्रतिरोध R, और अंदर देखना इधर
आर आर आर, ये इधर से चलो आर प्लस, आपको पता है जब सेल श्रेणी क्रम में है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, श्रेणी क्रम में होगा। और श्रेणी क्रम में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध बढ़ता है और वो टोटल प्रतिरोध कितना होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो आर प्लस आर 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 कितने टाइम्स, एन टाइम्स एन आर हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कुल मिला के विद्युत वाहक बल है यानी ई बराबर कुल धारा गुणित कुल प्रतिरोध, या धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। बस ये करंट के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। कुल विद्युत वाहक बल बराबर करंट गुणित प्रतिरोध, ठीक आ गया। तो ये धारा के लिए व्यंजक आ चुका है। अब यहां पर हमारा मिशन क्या है, आई मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में मिलेगी तो कब, तो आई मैक्सिमम के लिए व्यंजक की बात करें, या हम आई मैक्सिमम सीरीज में कब मिलेगी के लिए कंडीशन। तो यहां पर पहली बात दो चीजें हैं, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो है, पर यदि हम देखें कि स्मॉल आर और कैपिटल आर ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध आर का मान है, और स्मॉल आर क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान है। तो यदि हम कह दें आर इज, या हाँ आर इज लेस देन एन आर, या आर इज लेस देन आर, सेलों को हमने खूब जोड़ा और आर का मान क्या है, स्मॉल आर से छोटा है। क्लियर हो गया। ये प्रतिरोध प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या है, कम है। तो उस स्थिति में इसमें जरा देख लीजिए, आर प्लस एन आर को जोड़ेंगे तो इसमें आपको ये छोटी राशि और ये क्या है, बड़ी राशि, और बड़ी राशि को और 2-4 बार जोड़ रहे हैं तो ये तो और बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। इसलिए उसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, एन आर के बराबर लिखूंगा। इस स्थिति में आई क्या कॉम्बिनेशन से कितना करंट मिलेगा, एन ई बटे आर प्लस एन आर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, एन आर से। तो ई बाई आर मतलब एक सेल से, वो ऑटोमेटिक बंद हो गए, एक सेल से मिलने वाली धारा। अर्थात हमें फायदा हुआ क्या, हमने यंग सेल लिए, खूब अरेंजमेंट किया, लाइन में जोड़ दिया, श्रेणी सीरीज में जोड़ दिया, पर करंट तो उतना ही मिला। अब यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों। यदि हम गहराई से सोचें कि जब सेल को आप सीरीज में जोड़ते हो तो स्वाभाविक है जो बनने वाला कॉम्बिनेशन वाला सेल है उसका विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। पर एक चीज बढ़ रही है उसके साथ में दूसरी चीज भी। अब आप कह सकते हो कि सर दूसरे तरीके से कि सर हम कह सकते हैं उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है पर उसके साथ साथ खर्च भी बढ़ रहा है, तो फायदा तो उतना जो हो रहा है जो पहले था। तो यहां पर जब सेलों को सीरीज क्रम में जोड़े तो विद्युत वाहक बल बढ़ रहा है, पर साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या है, ज्यादा है बाहर के, तो ये भी क्या हो रहा है, उतने ही अनुपात में बढ़ रहा है। इसलिए ई के साथ साथ उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ता है, इसलिए हमें फायदा नहीं मिलता है। जो एक सेल से करंट मिलता है वो n सेलों को जोड़ने पर भी मिलता है, अर्थात समझदारी इसमें नहीं है। जब सेल के अंदर का प्रतिरोध बाहर के प्रतिरोध से क्या हो, ज्यादा हो, तो हमें इस क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। देखते हैं ये उल्टा बात हो। अब यदि आर का मान क्या हो, या स्मॉल आर का मान, या आर का मान बड़ा बड़ा हो स्मॉल आर से। अब तो थोड़ा सा उल्टा लिखना सीखो, जो कुछ है ना इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहां पर थोड़ा कंडीशन उल्टी लिखूंगा अपनी सुविधा के लिए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो किससे, बाहर से। उस स्थिति में हम कह सकते हैं आर प्लस एन आर का मान, देखना ये बड़ा है और ये बहुत छोटी राशि है, बड़ी राशि को और 4-6 बार गुणा कर रहे हो और फिर उसमें जोड़ रहे तो लगभग बड़ी राशि के बराबर ही आएगा। तो इस स्थिति में आई बराबर
एन ई, हमने आर प्लस एन आर की जगह क्या रख दिया, स्मॉल एन आर, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर आ गया। तो जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहर से ज्यादा हो और तो सीरीज में हमें करंट उतना ही प्राप्त होता है, कॉम्बिनेशन से हमें उतना ही करंट प्राप्त होता है जितना कि एक सेल से प्राप्त होता है। अब यदि उल्टा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है किससे, एक्सटर्नल से, तो अब इसको मैं सेकंड केस ले लूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन, तो उस स्थिति में आपको पता है इस आर प्लस एन आर का मान कितना होगा, बड़े के बराबर होगा कि छोटे के बराबर होगा, बड़ा आर है ये तो छोटा है ना, छोटे में और गुणा करोगे तो और छोटा होता चला जाएगा, तो आर, तो इस स्थिति में आई बराबर एन ई अपान आर प्लस एन आर से, मैं आपको पता है एन आर को नेग्लिजिबल है इन कंपेयरिंग टू आर, तो एन ई बाय आर बराबर एन गुणित एक सेल से प्राप्त द्वारा। जरूर फायदा मिला और ये पक्का है हमें आई मैक्सिमम मिला। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना कब फायदेमंद होगा, तो सीधी बात है, एक सिंपल लॉजिक दिमाग लगाओगे तो आप ये बिना डेरिवेशन के भी बोल दोगे कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल तो बढ़ता ही है, साथ ही सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होता है तो वो भी बढ़ता है। तो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा हो